दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बंगाल में अंग्रेजों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय, राइज ऑफ ब्रिटिश एज ए पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत उपयोगी है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बंगाल के विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। तो जो बंगाल था ब्रिटिश काल में, वह भारत का एक समृद्ध प्रांत था जिसमें वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जो वर्तमान बांग्लादेश है, ये सभी इसमें शामिल थे। एक अनुमान लगाया गया है कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, अर्थात 1700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच के समय में, ब्रिटेन को जो एशिया से माल निर्यात किया जाता था, उसमें से 60% जो उसका हिस्सा था वह बंगाल से ही जाता था। इससे आप बंगाल के व्यापार, समृद्ध व्यापार के संबंध में अनुमान लगा सकते हैं। इस समृद्ध व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करना तथा व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करना, यही अंग्रेजों की या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एकमात्र मंशा थी। उनका सर्वप्रमुख लक्ष्य यही था कि बंगाल के इस समृद्ध व्यापार पर अपनी वो पकड़ मजबूत करें और व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करें। लेकिन एक व्यापारिक कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों ने स्वयं को बंगाल में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया, जो एक लंबी प्रक्रिया थी और इसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आइए इस प्रक्रिया को हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर कैसे एक व्यापारिक कंपनी बंगाल में अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग दो अवधि में बांटकर देख सकते हैं, 1740 से पूर्व की अवधि और 1740 के बाद की अवधि। तो सबसे पहले हम लोग 1740 से पूर्व की जो अवधि थी उस पर विचार करेंगे। तो 1740 से पूर्व की जो अवधि थी, इस अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रखा था। चूंकि यह एक व्यापारिक कंपनी थी और व्यापार करने के उद्देश्य से ही यह भारत आई थी। इस क्रम में कंपनी ने मुख्य रूप से 4 प्रमुख कार्य किए 1740 से पूर्व की अवधि में। ये जो 4 कार्य थे, इन्हें देखते हैं। तो इस अवधि में सबसे पहले उन्होंने मुगल शासकों एवं बंगाल के जो गवर्नर थे, मुगलों के जो गवर्नर थे बंगाल प्रांत के, उनकी अनुमति से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। दूसरा, कंपनी ने बंगाल में जमींदारी क्षेत्र भी प्राप्त किए, अर्थात उन्होंने बंगाल में जमींदारियां भी खरीदी और इन जमींदारियों से जो राजस्व प्राप्त होता था, उसमें जो इनका लाभांश होता था, उस लाभांश का उपयोग उन्होंने बंगाल से माल खरीद करके इंग्लैंड भेजने के लिए किया था। कंपनी ने अपना लाभांश बढ़ाने के लिए और अन्य यूरोपीय तथा भारतीय व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को इस समृद्ध व्यापार से हटाने के लिए कंपनी ने मुगलों और बंगाल के जो मुगल गवर्नर थे, उनसे व्यापारिक विशेषाधिकार उन्होंने प्राप्त करने की नीति अपनाई थी। और चौथा, इन्होंने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए
कंपनी ने अपनी नौसेना को समुद्र में इन्होंने मजबूत किया। तो ये 4 प्रमुख कार्य 1740 से पूर्व की अवधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किए थे। आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 1740 से पूर्व की अवधि में कंपनी ने नवाबों के अनुमति से और मुगल शासकों की अनुमति से बंगाल में और देश के विभिन्न भागों में उन्होंने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी और मुगल शासकों से तथा बंगाल के नवाबों से उन्होंने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने की नीति अपनाई। तो बंगाल में और भारत के अन्य क्षेत्रों में जहां जहां कंपनी ने अपने व्यापारिक कोठियों की स्थापना की और जिन जिन शासकों से उन्होंने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो के अंत में करेंगे ताकि हम लोग विषयांतर ना हो। तो आगे देखते हैं। तो जो विशेषाधिकार कंपनी ने प्राप्त किए थे मुगल शासकों से और प्रांतीय गवर्नरों से, उनका सारांश यह था कि कंपनी 3000 रुपये की वार्षिक कर अदायगी करेगी और इस वार्षिक कर अदायगी के बदले उनके सामानों को बंगाल में विभिन्न आंतरिक चुंगियों अर्थात जो टैक्सेस थे उनसे छूट प्राप्त हो जानी थी। इसमें एक विशेषाधिकार जो है सो फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किया गया था 1717 ईस्वी में, मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा। यह जो व्यापारिक विशेषाधिकार था यह कुछ महत्वपूर्ण था क्योंकि इस विशेषाधिकार के अंतर्गत कंपनी को बंगाल में सिक्के ढालने के लिए शाही मुद्रणालय के प्रयोग की अनुमति भी मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान की गई थी। प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन विशेषाधिकारों का इस अवधि में कंपनी को विशेष लाभ नहीं हुआ। इसका कारण था प्रांतीय कानूनों की जटिलता और प्रांतीय अधिकारियों का असहयोग। विशेष रूप से जब 1700 ईस्वी में बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में लगभग स्वतंत्र हो गया, तब इन नवाबों ने इन विशेषाधिकारों का सदैव विरोध किया। ये आप तथ्य को समझ लें। तो आखिर बंगाल के नवाबों ने कंपनी के व्यापारिक विशेषाधिकारों का विरोध क्यों किया, आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों, कंपनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, व्यापारिक विशेषाधिकार, तो इसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए करने लगे थे। जैसा कि आपको पता है कि कंपनी के व्यापार के समानांतर कंपनी के कर्मचारी भी धन कमाने के लालच में अपना निजी व्यापार करते थे और कभी कभी कंपनी के व्यापार की कीमत पर वे अपना निजी व्यापार करते थे। तो जो विशेषाधिकार कंपनी को प्राप्त था, तो इसके अंतर्गत मुगल शासकों और बंगाल के प्रांतीय गवर्नरों ने दस्तक प्रदान किया था। विशेषाधिकार के तहत एक दस्तक इनको दिया जाता था जिसमें यह बात लिखी होती थी कि इनके सामानों को, कंपनी के सामानों को चुंगियों से मुक्ति मिलेगी, अर्थात उन्हें कोई टैक्सेस अदा नहीं करने पड़ेंगे। तो यही दस्तक दिखा दिखा करके कंपनी के जो कर्मचारी थे अपना निजी व्यापार करने लगे थे और कभी कभी तो भारतीय व्यापारियों के माल को धन कमाने के लालच में उनके सामान को भी ये टैक्सेस से, वह दस्तक दिखा करके उसे टैक्सेस से मुक्त करा देते थे। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल का जो कोष था, राजकोष, वह प्रभावित होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन क्षेत्रीय शक्तियों जैसे जमींदारों और बड़े व्यापारिक घरानों जिनके सहयोग से बंगाल स्वतंत्र हुआ था, उनके हित भी प्रतिकूलता से प्रभावित होने लगे, क्योंकि टैक्सों से छूट मिलने के कारण कंपनी का सामान निश्चित रूप से सस्ता हो जाएगा। अगर टैक्स अदायगी होगी तो कंपनी का सामान महंगा होगा। तो यह सुविधा जो यहाँ के स्थानीय जमींदार या व्यापारी थे
उनको प्राप्त नहीं था। तो इसलिए नवाबों ने इन विशेषाधिकारों का विरोध किया। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, तो कंपनी ने अपने व्यापारिक कोठियों की नवाब की पूर्वानुमति के बिना उनकी अनुमति के किलेबंदी करनी शुरू कर दी। अर्थात वहां उन्होंने उसे एक सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया और व्यापारिक कोठियों की सुरक्षा के नाम पर, जो नवाब की संप्रभुता को खुली चुनौती थी। हालांकि जो किलेबंदी की गई थी उसका कारण था जमींदारों का विद्रोह उस समय बार बार हुआ करते थे, मराठा आक्रमण का भी भय था, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच यूरोप में तनाव था। ऐसी स्थिति में भारत के जिन जिन क्षेत्रों में फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना अधिकार किया था, तो भारत में भी ब्रिटेन और फ्रांस के जो उपनिवेश जिन जिन क्षेत्रों में स्थापित हुए थे, तो उसमें तनाव की स्थिति विद्यमान थी। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के जो व्यापारिक कोठियां थी कंपनी की, उस पर फ्रांसीसी हमले की आशंका थी, तो इसलिए उन्होंने किलेबंदी की। तो इन दो कारणों से बंगाल के नवाबों ने जो व्यापारिक विशेषाधिकार कंपनी को प्राप्त हुए थे, उनका वे लोग विरोध करने लगे। आगे बढ़ें। अतः बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच तनाव की स्थिति थी। फिर भी इस अवधि में दोनों के मध्य कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, अर्थात बंगाल के नवाबों और कंपनी के बीच। इसका कारण था कि नवाब जो थे वो अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता से परिचित थे, और दूसरा कि दोनों ही पक्ष व्यापारिक विकास के लिए राजनीतिक स्थिरता और शांति को आवश्यक मानता था। अतः इन दो कारणों से दोनों के मध्य कोई बड़ा संघर्ष 1740 से पहले की अवधि में नहीं हुए। आगे देखें। अब हम लोग 1740 के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। तो इस अवधि में ब्रिटेन तथा भारत की स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो कंपनी का ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ संबंध मजबूत हो गया तथा राज्य द्वारा कंपनी को आर्थिक एवं सैन्य सहायता मिलने लगी। अतः कंपनी की स्थिति सुदृढ़ हो गई तथा यह सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार हो गई। दूसरा कि इसी समय बंगाल की राजनीति में 1740 के बाद गुटबंदियों का दौर प्रारंभ हो गया। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना, तो इसके नवाब बनने का व्यापक विरोध हुआ, और इसके विरोधी खेमे में इसकी मौसी घसीटी बेगम, बैंकर था एक जगत सेठ, सेनापति जो था सिराजुद्दौला का मीर जाफर, और जो इसका दीवान था कृष्ण बल्लभ, इसके विरोधी खेमे में शामिल थे। और ये सभी मिलकर के सिराजुद्दौला के विरुद्ध इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आगे देखते हैं। अतः बंगाल की राजनीति में षड्यंत्र होने लगे, और इस राजनीतिक षड्यंत्र में कंपनी को हिस्सा लेने का मौका मिल गया तथा यह नवाब के विरोधियों को संरक्षण प्रदान करने लगी कंपनी, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जैसे सिराजुद्दौला का जो दीवान था कृष्ण बल्लभ, वह एक बहुत बड़ा घोटाला कर लिया, और करने के बाद वह जो है सो भाग करके कंपनी में चला गया, और कंपनी ने उसको संरक्षण प्रदान किया। अब कंपनी ने सिराजुद्दौला की संप्रभुता को खुली चुनौती देते हुए सेंट फोर्ट जॉर्ज, जो इन्होंने कोठी स्थापित की थी कलकत्ता में, उसकी अतिरिक्त किलेबंदी कर ली। इसे हम आगे देखेंगे। तो अतिरिक्त जो किलेबंदी कर ली, तो इस प्रकार कंपनी और नवाब के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष के आसार इस अवधि में बढ़ गए, और जिसकी परिणति अर्थात अंत जो हुआ वह 23 जून 1757 में प्लासी युद्ध के रूप में हुआ था इसका। दोस्तों, प्लासी का युद्ध भी काफी महत्वपूर्ण है आधुनिक भारतीय इतिहास में। इस विषय पर मैं अलग से एक वीडियो
आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा एक अध्ययन सामग्री। तो पलासी के युद्ध में कंपनी ने सिराज के विरोधियों के सहयोग से सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया और इसे मार डाला और मीर जाफर को इस शर्त पर नवाब बनाया कि मीर जाफर कंपनी के हितों के अनुकूल काम करेगा। आगे बढ़ें। इस प्रकार नवाब का पद जो था, बंगाल के नवाब का पद कंपनी के प्रत्यक्ष प्रभाव में आ गया, जिसका उपयोग कंपनी ने अपने हितों के लिए किया। कंपनी के हितों के अनुकूल काम नहीं करने पर कंपनी ने नवाबों को बदलने की नीति अपनाई। जैसे मीर जाफर, इसको हटा करके उन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया। बाद में मीर कासिम विद्रोही हो गया, तो विद्रोही हो जाने पर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। तो नवाब बनाने के एवज में कंपनी उनसे काफी धनराशि भी प्राप्त करती थी। आगे देखें। लेकिन पलासी युद्ध के बाद कंपनी ने स्वयं सत्ता हस्तगत करने की नीति नहीं अपनाई। इसका कारण क्या था? आइए इसे देखते हैं कि आखिर उन्होंने सत्ता हस्तगत क्यों नहीं किया। तो बंगाल में सीधे सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद कंपनी का प्रत्यक्ष संघर्ष फ्रांसीसियों एवं डचों से हो सकता था, जिसका दुष्प्रभाव यूरोप में उनके संबंधों पर पड़ता। पहला ये महत्वपूर्ण कारण था। और दूसरा जो कारण था कि अभी भी मुगल शासक की सैद्धांतिक सर्वोच्चता बरकरार थी। अतः इन दो कारणों से कंपनी प्लासी युद्ध के बाद भी उन्होंने सीधे सत्ता अपने नियंत्रण में नहीं लिया। आगे बढ़े। लेकिन बाद के दो युद्धों में ये दोनों ही बाधाएं समाप्त हो गईं। पहला वांडीवास का युद्ध, जो 22 जनवरी 1760 ईस्वी में लड़ा गया। वैसे यह युद्ध जो है सो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, उसी का ये अंतिम पड़ाव था। वांडीवास का युद्ध जो तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के वांडीवास में। तो इस युद्ध में कंपनी ने फ्रांसीसियों को अंतिम रूप से परास्त कर दिया और भारत से फ्रांस के प्रभाव को सदा के लिए समाप्त कर दिया। दोस्तों, कर्नाटक युद्धों से संबंधित अध्ययन सामग्री जो है, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो संघर्ष हुए थे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, उस पर मैं एक अलग से अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो वांडीवास का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंग्रेजों को इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों से मिलने वाली चुनौती सदा के लिए समाप्त हो गई। और दूसरा जो युद्ध था वह बक्सर का युद्ध था, जो 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में कंपनी ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया और बंगाल में अपने सारे विरोधियों को इस प्रकार समाप्त करके एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। तो वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, इन दो युद्धों से बंगाल में जो प्रतिद्वंदी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सभी समाप्त हो गए और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को, स्वयं को बंगाल में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। आगे बढ़ें। अब बंगाल में अंग्रेजों की विजय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? वैसे तो इस संबंध में बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो कारणों पर हम लोग विचार करेंगे जो बंगाल में अंग्रेजों की विजय के लिए उत्तरदायी थे। तो पहला, मुगल शासक की कमजोरी का लाभ उठा करके
स्वतंत्र हुआ बंगाल खुद भी राजनीतिक षड्यंत्रों एवं विश्वासघात का अखाड़ा बन गया था, जिसका फायदा उठाकर कंपनी ने इन षड्यंत्रों में भाग लिया और सफल हो गई। उनके विजय का कारण, कंपनी के विजय का कारण या अंग्रेजों के विजय का कारण उनकी सामरिक श्रेष्ठता नहीं थी, बल्कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, यह उसके विश्वासघात का परिणाम था। वस्तुतः मीर जाफर के नेतृत्व में जो सैन्य टुकड़ी थी वह प्लासी के युद्ध में लड़ी ही नहीं थी। तो इस प्रकार जो है सो सिराजुद्दौला की जो है हार हुई थी और उसकी अंततः मृत्यु हुई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, तो उस समय तक राष्ट्रवादी भावना जो है सो भारतवर्ष में विकसित नहीं हो सकी थी और न ही उस समय तक राजनीति में जनसामान्य की भागीदारी थी। इसके विपरीत यूरोप में पुनर्जागरण के कारण राष्ट्रवाद का विकास हो चुका था और ब्रिटेन पुरातनपंथी मध्यकालीन परंपराओं को त्याग करके आधुनिक परंपराओं में पहुंच चुका था। इसके अतिरिक्त सर आयरकूट, क्लाइव और वाटसन जैसे सेनापति थे, योग्य सेनापति थे अंग्रेजों के पास। वैसे ये धूर्त थे, तो ये धूर्त कहले या योग्य कहें, तो इन सेनापतियों की धूर्तता या और रणनीति ने अंग्रेजों को बंगाल में विजय दिलाई थी। तो बंगाल में अंग्रेजों की विजय के ये मुख्य कारण थे। आगे बढ़ें। अब हम लोग अंग्रेजों द्वारा बंगाल एवं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित व्यापारिक कोठियों के संबंध में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप समझ लें। जैसे कि अंग्रेजों ने पश्चिमी भारत में प्रथम कोठी की स्थापना सूरत में की थी 1608 ईस्वी में। दक्षिण भारत में प्रथम कोठी की स्थापना मछलीपट्टनम में की गई थी 1611 ईस्वी में, पूर्वी समुद्री तट पर दक्षिण भारत में। मद्रास में 1639 में कोठी की स्थापना की गई थी। यह कोठी जो थी मद्रास को सबसे पहले फ्रांसिस डे, इसने विजयनगर साम्राज्य के एक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि चंद्रगिरी से पट्टे पर लिया था और पट्टे पर लेकर के यहाँ पर 1639 में कोठी की स्थापना की गई थी और इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया था। आगे बढ़ें। 1698 ईस्वी में कंपनी को 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये राजस्व पर प्राप्त हुई थी और यहां उन्होंने फोर्ट विलियम कोठी का निर्माण किया। यह नगर बाद में कलकत्ता कहलाया। 1633 ईस्वी में उड़ीसा में महानदी तट पर बालासोर में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। 1668 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया था और इस विवाह में बम्बई जो वर्तमान मुंबई है, वह पुर्तगालियों से उसे दहेज में प्राप्त हुआ था। तो चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो इस प्रकार मुंबई भी कंपनी के नियंत्रण में आ गया। इसके अतिरिक्त पटना, कासिम बाजार, हुगली, इसमें भी अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित व्यापारिक कोठियों के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हैं। अब हम लोग जो व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे, तो किनसे और कब प्राप्त हुए थे, उस पर चर्चा करते हैं। तो मुगल शासक जहांगीर से व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए कंपनी ने 1609 ईस्वी में
कैप्टन हॉकिंस को जो है सो जहांगीर के दरबार में भेजा था। जहांगीर इससे काफी प्रभावित हुआ और कैप्टन हॉकिंस को उसने अपना मनसबदार बना लिया, 400 जात 400 सवार का, और इसे एक जागीर भी उसने प्रदान की थी। तो प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह तथ्य काफी महत्वपूर्ण है। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने अपना मनसबदार बनाया था। 1609 ईस्वी में यह व्यापारिक विशेषाधिकार के लिए जहांगीर के दरबार में आया था। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि सम्राट जेम्स प्रथम ने व्यापारिक संधि के लिए अपना राजदूत बना करके सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था, जो 1615 ईस्वी में आया था और 1618 ईस्वी तक दरबार में रहा था, लेकिन इसे व्यापारिक संधि करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 1680 में औरंगजेब से कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। 1651 में 1651 में शाह शुजा ने कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे। 1662 ईस्वी में शाइस्ता खान, जो बंगाल का गवर्नर था, मुगल गवर्नर, इसने कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए थे। 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने कंपनी को व्यापारिक विशेषाधिकार दिया था। इस विशेषाधिकार के अंतर्गत बंगाल में सिक्के ढालने के लिए शाही मुद्रणालय के प्रयोग की अनुमति भी कंपनी को प्राप्त हो गई थी। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले कर लिया है। इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप समझ लें कि फर्रुखसियर के दरबार में कलकत्ता से आए इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो था वह सर जॉन सरमन ने किया था, और इस प्रतिनिधिमंडल में एक डॉक्टर था हैमिल्टन। इस हैमिल्टन ने फर्रुखसियर की एक गंभीर बीमारी का इलाज किया था। इससे फर्रुखसियर प्रसन्न होकर के कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं इसने प्रदान की थी। आगे देखें। इसी प्रकार 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान था, उसने कंपनी को एक व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किया जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। प्रारंभिक परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप ध्यान से देखें। इस फरमान के अंतर्गत कंपनी को 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों से स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। अब दोस्तों, वांडीवास के युद्ध के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्यों पर हम लोग ध्यान दें। तो वांडीवास का युद्ध वस्तुतः तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ी गई थी, उसी की निरंतरता में लड़ा गया निर्णायक युद्ध था वांडीवास का युद्ध। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने पहले कर लिया है। इसमें अंग्रेजों का सेनापति जो था वह सर आयरकूट था, और इसने फ्रांसीसी सेनापति काउंट द लाली इसको बुरी तरह से पराजित किया तमिलनाडु के वांडीवास में। इस युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक संधि हुई थी, जो पेरिस की संधि कहलाती है। इस संधि के द्वारा अंत हुआ इस युद्ध का, और इस संधि के माध्यम से जो इसमें संधि की शर्तें थी उसके अनुसार भारत में फ्रांसीसी चुनौती सदा के लिए खत्म हो गई अंग्रेजों की। आगे बढ़ें। अब बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य आप देख लें। यह युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने परास्त किया था। इस युद्ध में जो अंग्रेजी सेनापति था वह हेक्टर मुनरो था, और इसने इन तीनों की, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को इसने परास्त किया बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध के बाद, इन लोगों की हार के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। यह 2 संधियां हुई थी।
पहली जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी और इस संधि की शर्तों के अनुसार शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद के प्रदेश को अंग्रेजों ने लेकर के इसे शाह आलम को सौंप दिया और कंपनी ने 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार किया। तो जो बंगाल की दीवानी शाह आलम ने प्रदान की थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को, तो इसी के एवज में ये 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने देना शुरू कर दिया। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वह 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस संधि की शर्तों के अनुसार इलाहाबाद और कड़ा को छोड़ करके जो शेष प्रदेश अंग्रेजों ने जीते थे शुजाउद्दौला के, उन्होंने शुजाउद्दौला को सौंप दिए। कंपनी के द्वारा अवध की सुरक्षा के हेतु, माने अवध की सुरक्षा के नाम पर और नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी कंपनी ने। तो इस प्रकार अवध के खर्च पर अंग्रेजों को एक सेना मिल गई। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की सुविधा भी प्राप्त हो गई इस संधि के द्वारा और शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से कर वसूलने का अधिकार दिया गया। हालांकि बक्सर के युद्ध में ये जो बलवंत सिंह था बनारस का राजा, इसने अंग्रेजों की मदद की थी। अब हम लोग बंगाल में जो द्वैध शासन की स्थापना कंपनी ने की थी 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य, इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय से की गई इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। केवल दीवानी इन्हें प्राप्त हुई थी। तो अंग्रेजों ने बंगाल का, लेकिन बंगाल का जो प्रशासनिक कार्य था, तो कंपनी ने इसे प्रशासनिक कार्य को बंगाल के कठपुतली नवाब मीर जाफर को और इसकी मृत्यु के बाद इसके पुत्र नजमुद्दौला को सौंप दिया। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंपनी जो थी खुद उसने राजस्व वसूली की व्यवस्था में अपने आप को शामिल नहीं किया। राजस्व वसूली हेतु कंपनी ने बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को तथा बिहार के लिए सिताब राय को दीवान नियुक्त किया। ये कंपनी के अब दीवान थे जो राजस्व वसूलते थे और इस वसूले गए राजस्व में से 26 लाख रुपए शाह आलम को दिया जाता था इस दीवानी के प्रदान करने के बदले और 53 लाख रुपए जो है बंगाल के नवाब को शासन कार्यों के संचालन के लिए दिया जाता था और शेष राजस्व कंपनी का था। इस प्रकार बंगाल में अंग्रेजों ने उत्तरदायित्व रहित शासन स्थापित किया, अर्थात शासन का उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों का नहीं था, वह नवाबों का ही था। शासन नवाबों के नाम पर ही होता था। शासन कंपनी करती थी लेकिन उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं था। द्वैध शासन का काफी दुष्परिणाम सामने आए थे। इस संबंध में कॉर्नवालिस ने एक स्टेटमेंट दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि 1765 से 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी देश में नहीं थी। यह कॉर्नवालिस का ये कथन है, स्टेटमेंट है जो उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए थे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मेरी यह प्रस्तुति यदि आपको उपयोगी लगी है और आप यदि इसे समझ पाए हैं तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें।
धन्यवाद।